परिचय। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। स्थल खोजकर्ता अवस्थिति महत्वपूर्ण खोज। हड़प्पा, दयाराम साहनी। 1921 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां। अन्नागार, बैलगाड़ी, मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला राखलदास बनर्जी। 1922 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। विशाल स्नानागार, अन्नागार। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। पशुपति महादेव की मुहर। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति। बुने हुए कपड़े। सुतकांगेडोरस्टीन। 1929 पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। चन्हुदरो एन जी मजूमदार। 1931 सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में मनके बनाने की दुकानें। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। आमरियन जी मजूमदार। 1935 सिंधु नदी के तट पर हिरन के साक्ष्य। कालीबंगन घोष। 1953 राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे अग्नि वेदिकाएं। ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल। लोथलार राव। 1953 गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित मानव निर्मित बंदरगाह। गोदीवाड़ा। चावल की भूसी। अग्नि वेदिकाएं। शतरंज का खेल। सुरकोतदा जे पी जोशी। 1964 गुजरात। घोड़े की हड्डियां, मनके। बनावली आर एस विष्ट। 1974 हरियाणा के हिसार जिले में स्थित मनके, जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य। धोलावीरा आर एस विष्ट। 1985 गुजरात में कच्छ के रण में स्थित जल निकासी प्रबंधन। जलकुंड। भारतीय विरासत और संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता। 11 अक्टूबर 2019। 16 मिनट्स रीड टैग्स। सामान्य अध्ययन आय प्राचीन भारतीय इतिहास। परिचय। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल।
स्थल खोजकर्ता अवस्थिति महत्वपूर्ण खोज। हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां। अन्नागार, बैलगाड़ी, मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला राखलदास बनर्जी। 1922 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति। बुने हुए कपड़े। सुतकांगे डोरस्टीन 1929 पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। चन्हुदरो एन जी मजूमदार 1931 सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। मनके बनाने की दुकानें। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। आमरियन जी मजूमदार 1935 सिंधु नदी के तट पर। हिरन के साक्ष्य। कालीबंगन घोष 1953 राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। अग्नि वेदिकाएं। ऊंट की हड्डियां। लकड़ी का हल। लोथलार राव 1953 गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित। मानव निर्मित बंदरगाह। गोदीवाड़ा। चावल की भूसी। अग्नि वेदिकाएं। शतरंज का खेल। सुरकोदा जे पी जोशी 1964 गुजरात। घोड़े की हड्डियां। मनके बनावली आर एस विष्ट 1974 हरियाणा के हिसार जिले में स्थित। मनके जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य। धोलावीरा आर एस विष्ट 1985 गुजरात में कच्छ के रण में स्थित। जल निकासी प्रबंधन। जलकुंड। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता 3300 पू -2600 पू तक। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 पू 1900 पू तक। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 पू -1300 पू तक। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 पू के समय का मिलता है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोटदीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 पू तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 पू से माना जाता है। 1700 पू तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 पू 900 पू तक बताया गया है। नगरीय योजना और विन्यास।
हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानघर और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। कृषि हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल शोरतुगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशयुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। अर्थव्यवस्था अनगिनत संख्या में मिली मुहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थीं, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। शिल्पकला हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि, उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी।
जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थीं। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। संस्थाएं। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिनाई का कार्य है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे, जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। धर्म। टेराकोटा की लघुमूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघुमूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र है। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित है। एक सिद्धांत ये कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए जिनसे ये सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। एक अन्य कारण ये भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंदगति से हुआ, परंतु निश्चित कारण माना गया है। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला एवं फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ। वहीं सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता 3200 से 600 ई पूर्व और सिंधु सभ्यता
2500 से 1500 ई पूर्व कालक्रम में काफी समय तक परस्पर समानांतर चली। दोनों सभ्यताओं के मध्य उपस्थित समानताएं। घरों का निर्माण दोनों ही सभ्यताओं में धूप में सुखाई हुई ईंटों से किया गया। तीर का उपयोग एवं फांसे द्वारा उपकरणों का निर्माण दोनों में ही देखने को मिलता है। दोनों सभ्यताओं में ही अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और व्यापार पर निर्भर थी। प्रार्थनाएं एवं अनुष्ठान में भी समानता दिखती है। समान प्रकार के मृद्भांडों का प्रयोग किया गया। सिंचाई व्यवस्था, लेखन व्यवस्था, पहिए वाले वाहनों का दोनों में समान प्रकार से उपयोग किया गया। दोनों सभ्यताओं के समाजों में समारोह के लिए स्तुतिगान की प्रथा थी। प्रमुख असमानताएं। नगर नियोजन। मेसोपोटामिया में महलों और पैतृकों को समर्पित मंदिरों के चारों ओर नगरों का निर्माण होता था, जबकि सिंधु सभ्यता में दुर्ग के पूर्वी भाग में नगरों का निर्माण हुआ जो अधिक सुनियोजित एवं ग्रिड प्रणाली में बसाए गए थे। मेसोपोटामिया सभ्यता में अधिकांश लोग नगरों और कस्बों में रहते थे, वहीं सिंधु समाज में अधिकांश लोग गांवों में रहते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरों को रक्षित करने के लिए, वहीं सिंधु सभ्यता में घरों को संरक्षित करने के लिए दीवारों का निर्माण किया गया। मेसोपोटामिया सभ्यता में हथियारों के रूप में कुल्हाड़ियों, चाकू, तलवारों एवं कवच का उपयोग किया गया। वहीं दूसरी तरफ सिंधु समाज में मेसोपोटामी की अपेक्षा अधिक शांतिपूर्ण था, इसलिए उनके द्वारा कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त औजारों का ही अधिक निर्माण किया गया। सिंधु सभ्यता से भालों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया अर्थव्यवस्था मूल्यवान पत्थरों के व्यापार द्वारा संचालित थी, वहीं सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कपास, शिल्प, वस्तुएं एवं आभूषणों के व्यापार द्वारा संचालित थी। मेसोपोटामिया अर्थव्यवस्था मूल्यवान पत्थरों के व्यापार द्वारा संचालित थी, वहीं सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कपास, शिल्प, वस्तुएं एवं आभूषणों के व्यापार द्वारा संचालित थी। मेसोपोटामियाई लोग प्रमुख रूप से जूट का उत्पादन करते थे एवं उसका उपयोग तेल, जाली निर्माण एवं कपड़े के रूप में किया जाता था। वहीं सिंधु सभ्यता में खाने वाला सामान्य फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता था। भाषा एवं साहित्य में भी दोनों के मध्य पर्याप्त असमानताएं विद्यमान है। मेसोपोटामियाई सभ्यता से प्राचीनतम लेखन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें न्यायिक साहित्य की प्रधानता है। वहीं सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तकनीक के इस्तेमाल में भी दोनों में अंतर है। मेसोपोटामिया में सबसे पहले पहिए का निर्माण हुआ, वहीं सिंधु समाज में मापतौल की व्यवस्था, समान प्रकार के अनुपात वाली ईंटों का निर्माण एवं अधिकांश कृषि में प्रयुक्त तकनीकें अनूठे उदाहरण हैं। धर्म के मामले में मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा विश्वास किया जाता था कि प्रत्येक शहर भगवान द्वारा संरक्षित है।
यहाँ पिरामिडों को स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य संपर्क के विश्वास के रूप में निर्मित किया गया। मेसोपोटामियाई समाज में प्रत्येक शहर का अपना पैतृक भगवान होता था। वहीं सिंधु समाज में पेड़ पौधों और प्रकृति की पूजा मुख्यतः की जाती थी। यहाँ मातृदेवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, जबकि मेसोपोटामिया के विपरीत यहाँ मंदिरों के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। मेसोपोटामियाई समाज प्रमुख पितृसत्तात्मक था, वहीं सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज के साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामियाई समाज एक पुजारी वर्ग के शासक द्वारा शासित किया जाता था, वहीं सिंधु सभ्यता में शासक वर्ग के सिद्धांत की अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कालक्रम की समानांतरता और आपसी व्यापारिक संपर्कों के कारण हमें दोनों सभ्यताओं के समाज और अर्थव्यवस्था में कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं, फिर भी सभ्यताओं की अपनी विशिष्ट स्थानिक विशिष्टताओं के कारण उनमें पर्याप्त असमानताओं का होना भी उतना ही स्वाभाविक है। हड़प्पाई लोग शिल्प एवं तकनीक के बारे में जानकारी और इससे संबंधित बेहतर कौशल रखते थे। इस सभ्यता में कांसे तथा पत्थर की मूर्तियों के साथ साथ मृन्मूर्तियों, टेराकोटा एवं मोहरों का निर्माण हुआ, जो तत्कालीन समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ साथ उस समय के धार्मिक विश्वासों पर भी प्रकाश डालती है। सिंधु घाटी क्षेत्र से मातृ देवी की कई मृन्मूर्तियां प्राप्त हुई है। प्रतीत होता है कि सिंधु समाज में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। कालीबंगा और लोथल से मिली मातृ देवी की मृन्मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय है। एक मृण्मय मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जो संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आयरिस की पूजा करते थे। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों की छोटी छोटी मूर्तियां मिली है, जो देवताओं की प्रतिमाएं प्रतीत होती हैं। सिंधु समाज में संभवतः एक सींग वाला देवता महत्वपूर्ण था। एक जगह से एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा मिला है। मोहरे, एक मोहर पर 3 सींग वाले तथा आसन लगाए ध्यान मुद्रा में बैठे योगी का चित्रण है। पशुपति महादेव का रूप बताए जाने वाले इस देवता के चित्र के चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है तथा पांवों पर 2 हिरण हैं। संभवतः सिंधु समाज में पशुपति महादेव का प्रमुख स्थान था। सिंधु समाज के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। एक मोहर पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित है। हड़प्पाई लोग पशु पूजा भी करते थे। मोहरों पर कई पशु अंकित है, जिनमें एक सींग वाला जानवर, यूनिफॉर्म एवं कुबड़ वाला सांड प्रमुख है। इस प्रकार मृन्मूर्तियां एवं मोहरे तत्कालीन समाज की उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं, जो शिल्प एवं तकनीक के साथ साथ उस समय की धार्मिक प्रथाओं पर प्रचुर प्रकाश डालती है। जल प्रबंधन एवं अपशिष्ट प्रबंधन में सिंधु सभ्यता अपनी समकालीन कांस्य युगीन सभ्यताओं से कहीं अधिक आगे थी। सिंधु सभ्यता के नगरों में नियोजित जल निकास प्रणाली आधुनिक नगर योजना से साम्य रखती है। हड़प्पा नगरों में घरों, नालियों एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया। सड़कों तथा नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक घर में स्नानागार की उपस्थिति थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। इन नगरों में पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया तथा फिर अगल बगल अधिवासों का निर्माण किया गया। इनमें ढकी हुई नालियों का निर्माण किया गया। ढकी नालियों के कारण साफ सफाई के लिए इन नालियों में मैनहोल का निर्माण किया गया।
जल निकास में अपशिष्ट फिल्ट्रेशन की भी व्यवस्था थी। घरों की नालियां पहले घर में मलकुंड में खाली रहती थी, जिसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते थे और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग नगर नियोजन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी। उपर्युक्त सभी जल निकास की महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण कहा जा सकता है कि हड़प्पा नगरों में जल निकास प्रणाली बेहतर नगर योजना की ओर संकेत करती है। जल प्रबंधन एवं साफ सफाई में यह अपने समय से काफी आगे दिखाई देती है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित सिंधु सभ्यता अपनी परिपक्वता एवं शहरी सभ्यता होने के कारण महत्वपूर्ण है। इस सभ्यता में कई नगरीय केंद्रों का विकास हुआ, जो अपने नगर विन्यास के साथ साथ नगरीय जनजीवन की दृष्टि से भी समकालीन तथा अपने से प्राचीन सभ्यताओं और समाजों की तुलना में विलक्षण थे। नगरों का विन्यास। नगर, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दो भागों में विभाजित थे। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग, जबकि दुर्ग के बाहर निम्न स्तर के शहर में ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। दुर्ग को निचले स्तर के शहर से पृथक करने के लिए दीवार से घेरा जाता था। भवन जाल ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे। नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण नगर कई खंडों में विभक्त थे। इन नगरों में घर, नालों तथा सड़कों का एक साथ योजनाबद्ध तरीके से निर्माण किया गया। नियोजित जल विकास प्रणाली नगरों की प्रमुख विशेषता थी। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा गया था। ढके हुए नालों के कारण उनमें साफ सफाई के लिए मैनहोल का निर्माण किया गया था। नगरों के निर्माण में दुर्गों पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भी कई संरचनाओं का निर्माण किया गया, जैसे विशाल मालगोदाम एवं स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर की प्रमुख विशिष्टता है। नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। पक्की ईंटों के प्रयोग से नियोजित नगर विन्यास संभव हुआ। सिंधु सभ्यता के नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग अपनी समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता से कहीं अधिक हुआ है। नगरीय जीवन। हड़प्पा की नियोजित जल निकास प्रणाली से स्पष्ट है कि नगरों में साफ सफाई का अत्यंत महत्व था। इस प्रकार की महत्ता अन्य किसी समकालीन कांस्य सभ्यता में नहीं देखी जाती। नगरों में शिल्प उत्पादन तत्कालीन आर्थिक सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मुहर निर्माण एवं बाट बनाना प्रमुख है। सिंधु सभ्यता के नगरों के लोग अपने तकनीकी ज्ञान में अन्य समकालीन समाजों से कहीं ज्यादा उन्नत थे, जैसे कांस्य मूर्ति निर्माण एवं तत्कालीन समय में भी शुद्धता के साथ बाट प्रणाली का उपयोग अद्भुत प्रयोग थे। आज की भांति तत्कालीन नगरीय केंद्रों में भी विलासिता का प्रचलन था। फयांस, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर निर्मित वस्तुओं का प्रयोग विलासिता की श्रेणी में देखे गए हैं। नगरीय जीवन में आंतरिक व विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु सभ्यता के नगरों में राजस्थान के खेतड़ी एवं अफगानिस्तान से कच्चे माल के लिए व्यापार किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। वहीं शिल्प वस्तुओं के व्यापार के साक्ष्य ओमान एवं मेसोपोटामिया से मिले हैं। इस प्रकार सिंधु सभ्यता अपने नगर विन्यास एवं नियोजन तथा अपने विकसित नगरीय जीवन के कारण अपने से प्राचीन एवं समकालीन सभ्यताओं से कहीं अधिक आगे थी। महिला किसानों की समस्याओं तथा उनके समाधान पर चर्चा करें। जैसे समस्याओं में महिला किसानों की अधिकारहीनता, भूस्वामित्व, भूमि अधिग्रहण, अनुकूल मशीनरी, संसाधनों तक पहुंच आदि को विश्लेषित करते हुए चर्चा करें। समाधान।
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक के माइक्रो फाइनेंस पहल के तहत किसी आनुषंगिक के बिना ही दिए जाने वाले ऋण प्रावधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्रेडिट, प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता जैसी क्षमताओं के प्रावधान तक बेहतर पहुंच महिलाओं के आत्मविश्वास को और बढ़ावा देगी और उन्हें किसान के रूप में मान्यता प्राप्त करने में मदद करेगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक खेती के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कुछ स्वयं सहायता समूहों और सहकारी डेयरी गतिविधियों, राजस्थान में सरस और गुजरात में अमूल द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण तथा कौशल प्रदान किया गया है। इन्हें किसान संगठनों के माध्यम से और अधिक विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बीज और रोपण सामग्री पर उपमिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं में महिला केंद्रित रणनीतियों और समर्पित व्यय को शामिल किया जाना चाहिए। महिला किसानों को सब्सिडी वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रचारित कृषि मशीनरी बैंक और कस्टम भर्ती केंद्रों को तैयार किया जा सकता है। प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्रों को सेवाओं के विस्तार के साथ साथ अभिनव प्रौद्योगिकी के बारे में महिला किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का एक अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है। वेट लास्य और तांडव में अंतर को स्पष्ट करते हुए लास्य की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। जैसे लास्य दो प्रकार का होता है, जरिता और यौवक लास्य। लास्य तांडव के विपरीत कोमलता से अनुप्राणित होता है। लास्य अधिक सुंदर और कभी कभी कामुक भी होता है। लास्य नृत्य का विभिन्न नृत्यों भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी पर प्रभाव का वर्णन करें। जैसे लास्य का सर्वाधिक प्रभाव भरतनाट्यम पर पड़ा है। भरतनाट्यम में उपस्थित लालित्यपूर्ण भाव भंगिमाओं की अभिप्रेरणा लास्य है। केरल के मोहिनीअट्टम में भरतनाट्यम व कथकली दोनों के अंश पाए जाते हैं। भरतनाट्यम का लास्य से प्रभावित लालित्य मोहिनीअट्टम का प्रमुख अंश है। मणिपुरी के लावण्यमय भाव पर लास्य का स्पष्ट प्रभाव है। हालांकि इसमें तांडव के भाव भी विद्यमान रहते हैं।